नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने कल देखा था कि हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं स्टेनो थ्योरी से रिलेटेड जितने प्रश्न आते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने किए हैं। तो आप इनको दोहराते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं से प्रश्न आते हैं। और जितने भी मैंने अभी तक का वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनका एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं वीडियो में से मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं सीरीज़ को, और हम 51 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा 51 नंबर का प्रश्न है, श्रुति लेख लिखने के कागज़ पर यह लिखा होना चाहिए। तो क्या लिखा होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा AD। तारीख भी होना चाहिए, समय भी लिखा होना चाहिए, बैठक का शीर्षक भी लिखा होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, श्रुतिलेख के वक्त प्राप्तकर्ता के बारे में क्या जानकारियाँ जरूरी हैं? तो आपको पता और नाम दोनों जरूरी हैं। एक कार्यालय पद्धति से संबंधित प्रश्न कहलाते हैं, है ना। तो इसमें कुछ उसके भी प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पत्र में प्राप्तकर्ता के बारे में क्या जानकारियां होती हैं? तो देखो, नाम भी होता है, उसका पता भी होना चाहिए, पदवी भी होना चाहिए, ये सभी चीज़ें होती हैं। और एक बात मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको ऑप्शन में, पेपर में उपरोक्त सभी का आपको दिखाई पड़े तो आंख बंद करके उस पर टिक कर देना, है ना। बाई चांस ही है जिसमें उपरोक्त सभी के साथ साथ उसके अलावा भी आंसर हो सकता, तो पहले प्रश्न को पढ़ लें और समझ लें। फिर अगर नहीं पता तो आप डी ऑप्शन ही लगा दें। जिनको पता है, जिनको मतलब प्रश्न पढ़ने में समझ में आ रहा है, तो आप चूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रेषक के नाम के साथ खाली स्थान भी दिया जाता है। क्या दिए जाते हैं? हस्ताक्षर भी दिए जाते हैं। एक ऑफिस में जो प्रेषक होता, आवक जावक वाला, उसके क्या होने चाहिए? जैसे अगर कोई जावक है डाक, कोई आवक डाक, तो उसके पे क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर भी होना चाहिए प्रेषक के, है ना। अगला प्रश्न है, टाइप करते समय इनमें से किन अशुद्धियों की संभावना ज़्यादा रहती है? तो देखिए, संख्या का भी रहता है, क्रमांक का भी रहता है, दिनांक का भी रहता है, ये सभी करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी को उत्तरदायी होना चाहिए। किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। जैसे कि मैं दोस्तों कोर्ट में पदस्थ हूँ, मैं जज के प्रति क्या रहता हूँ? उत्तरदायी रहता हूँ। जो मुझे वो काम करने को देते हैं वो मुझे काम करना पड़ता है, और मैं उन्हीं के लिए, है ना, काम करता हूँ। जो वो कहते हैं मैं करता हूँ। ये उत्तरदायी होता है ना, एक कर्मचारी का अपने अधिकारी के प्रति। तो दोस्तों, आपको समझ में आया गया होगा कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण में अधिकारी निर्णय लेने का अधिकार देते हैं अपने प्रतिनिधि को। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यालय सेवाओं में केंद्रीकरण का प्रमुख लाभ है। तो देखो, कार्य का समान प्रवाह व लचीलापन होना चाहिए, और आपका कार्यालय सेवाओं के निष्पादन की लागत में कमी होनी चाहिए। विभागीय निष्ठा का ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। हमारा का और खा दोनों हो जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न है, कार्मिक अनुभाग कार्यालय में कौन सा कार्य करता है? तो देखिए, कर्मचारियों का प्रतिचयन, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, तरक्की और दिए गए सभी हैं। तो मैंने बताया था कि ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यालय विभागीय का प्रमुख कारण कौन सा है? तो विशिष्टीकरण भी हो, जिम्मेदारी निश्चित करना भी होता है, और अधीनस्थ कर्मचारियों का निरीक्षण करने की सीमा भी होता है। हमारा D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यालय प्रदान करता है, क्या करता है? सूचनाएं। ठीक है ना, ध्यान रखना, कार्यालय का काम होता है सूचनाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न, आधुनिक कार्यालय के कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2। ठीक है। कार्यालय प्रबंधक के आधार सूत्र कार्य हैं, क्या हैं? तो योजना भी है, संगठन भी है, नियंत्रण भी करना है। हमारा अगला प्रश्न है, लिखित सूचनाएं जो डाक से या व्यक्तिगत रूप से पत्रवाहक द्वारा प्राप्त होती है या भेजी जाती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डाक। बाहर से आने वाली डाक की प्रविष्टि किस रजिस्टर में की जाती है? देखिए, बाहर से क्या रही है
हमारे पास डाक आ रही है तो वो कहलाएगा आवक। मैंने अभी आपको बताया है आवक और जावक, है ना। अगर हमारे यहाँ से कोई जा रही है तो वो किस में चढ़ेगी, जावक रजिस्टर में चढ़ेगी, है ना। और कार्यालय रजिस्टर में क्या होता है, कार्यालय रजिस्टर में क्या होता है, कार्यालय से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो उसमें एंट्री होती है उसकी, है ना। अगला प्रश्न है, यदि कोई पत्र एक से अधिक विभागों से संबंधित है तो पत्र पर लगा दी जाती है। तो देखिए क्या लगा दिया जाता है, मार्ग पर्ची लगा दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या है, अंक से अधिक, मतलब कोई पत्र एक से अधिक बार जान विभागों से संबंधित है तो पत्र पर लगा दीजिए, क्या लगा दी जाती है, मार्ग पर्ची लगा दी जाती है ना। बाहर भेजे जाने वाले पत्र के उत्तर का पहले खालिस्तान तैयार किया जाता है, फिर संबंधित अधिकारी उसका अनुमोदन करता है। तो पहले कच्चा पत्र होता है और फिर ड्राफ्ट बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, पत्र मोड़ने के लिए। अब देखिए दोस्तों कि जो पत्र मोड़ने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो वो है फोल्डिंग मशीन। स्टेपलर आपको पता है, फ्रैंकिंग मशीन आपको मालूम होगा, है ना। और पता लेखी मशीन भी आती है, और एक फोल्डिंग कागज़ मतलब पत्र को मोड़ने के लिए भी एक मशीन आती है, वो फोल्डिंग मशीन कहलाती है। फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो अभिलेख भरने के लिए भी किया जाता है, सूचना भरने के लिए, निर्देश भरने के लिए। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फार्मों में सूचना भरी जाती है, खानों में, रिक्त स्थानों में, काखा दोनों, तो दोनों रूपों में भरी जा सकती है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहचान के लिए प्रत्येक फार्म को दिया जाना चाहिए, तो नाम, संख्या, नंबर सभी दिए जाने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कागज़ की किसी किस्म का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो देखिए दिखावट, लिखने का साधन भी होना चाहिए और टिकाऊपन भी होना चाहिए, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, प्रतिलिपियां बनने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन पेपर आपको सीधा सीधा पता होगा। बचपन में हम कार्बन पेपर का यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर के समय आ गया तो कार्बन पेपर कम ही उनका उपयोग होने लगा है। अगला प्रश्न है, बार कोड में क्या अंकित होता है, बताइए। तो देखो निर्माता का नाम भी होता है, उत्पादन का नाम भी दिखाई देगा, वस्तु का मूल्य भी दिखाई देगा। आप जैसे किसी बुक्स के पीछे देखिए लाइनें खिंची होंगी, वो बार कोड कहलाता है ना। अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो उसमें आपको निर्माता का नाम भी मिल जाएगा, उत्पादन का नाम भी मिल जाएगा और वस्तु का मूल्य भी आपको उसमें मिल जाएगा, है ना। अगला प्रश्न हमारा, अभिलेख से अभिप्राय किसी संस्था के लिखित परिपत्रों से है, विलेखों से है, पत्र व्यवहार से है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संस्था का प्रबंधन खालिस्तान के आधार पर चलाया जाता है, तो आवश्यक जानकारी के आधार पर आवश्यक ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पत्राचार से संबंधित अभिलेखों में शामिल होते हैं, तो वो क्या शामिल होते हैं, सर्कुलर पत्र भी होते हैं, सूचनाएं भी होती हैं, प्रतिवेदन भी होते हैं, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खातों से संबंधित अभिलेखों में कौन सा अभिलेख शामिल नहीं है, तो भेजे गए पत्र नहीं है ना, क्योंकि इसमें आपके बीजक भी होता है, भुगतान के प्रमाण पत्र भी होते हैं और खाते भी होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापारिक संस्थाओं के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो वो 3 भागों में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, 4 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अन्य व्यापारिक अभिलेखों में सम्मिलित होते हैं, तो कोई विशेष रिपोर्ट भी हो सकती है, आंकड़े भी हो सकते हैं, उत्पाद अभिलेख भी हो सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अभी तक आप देखिए मैंने जितने ही प्रश्न कराए हैं उसमें सभी उपरोक्त मतलब सभी डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना। ऐसे आपको एग्जाम में भी मिलेगा, अगर कोई प्रश्न समझ में न आए तो ही आपको डी ऑप्शन लगाना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, फिर उसका आप आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, वैधानिक अभिलेखों में सम्मिलित होते हैं, तो क्या सम्मिलित होते हैं, कंपनी अधिनियम भी होता है, जो वैध हैं, है ना, विक्रय कर अधिनियम भी होता है, आयकर अधिनियम भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभिलेख रखने के सिद्धांत किस पर निर्भर करते हैं, तो देखो अभिलेख रखने के सिद्धांत जो है संस्था की आवश्यकता पर, अगर संस्था की आवश्यकता तो हम क्या है अभिलेख रख सकते हैं। अभिलेख रखने की लागत पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर कम लागत है तो हम रख सकते हैं। अभिलेख कितनी शीघ्रता से मिल जाने चाहिए, इसके अनुसार भी हम रख सकते हैं, तो उपरोक्त डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय फाइल व्यवस्था से संस्था को कौन सा लाभ प्राप्त नहीं है, फाइलों की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, संदर्भ के लिए भी फाइल को खालिस्तान द्वारा प्रस्थापित किया जाता है, किसके द्वारा, एक रंगीन टैग के द्वारा, है ना। अगला प्रश्न है,
सॉरी दोस्तों, हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। केंद्रीय फाइल व्यवस्था से संस्था को कौन सा लाभ प्राप्त नहीं होता? तो आपको पता है फाइलों की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संदर्भ के लिए भी फाइल को खालिस्तान द्वारा प्रस्थापित किया जाता है, किसके द्वारा? एक रंगीन टैग द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति कार्यालय सचिव कहलाता है? तो संस्था के लिए पत्र व्यवहार करने वाला भी कार्यालय सचिव कहलाता है, संस्था का रिकॉर्ड रखने वाला भी कार्यालय सचिव कहलाता है, संस्था के व्यवसाय संबंधित कार्यवाहियाँ करने वाला भी सचिव कहलाता है। वो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अभी क्या है, बहुत से लोगों को अभी पत्राचार के बारे में पता नहीं होगा, कार्यालय के बारे में पता नहीं होगा, सचिव के बारे में पता नहीं होगा, क्या क्या काम रहता है, क्या प्रेषक का काम होता है, क्या कार्यालय प्रेषक का काम होता है, क्या देयक का काम होता है, क्या वेतन लिपिक का काम होता है। तो अभी आप लोग क्या है, जॉब में नहीं आए हैं, कार्यालय में पदस्थ नहीं है, तो आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है ज़्यादा। अब मैं जैसे पदस्थ हूँ तो मुझे पता है कि काम कैसे होता है, लेकिन मैं जब आपकी उम्र का था तो मुझे भी लगता था ये सब क्या है, समझ में नहीं आता है ना। इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप कार्यालय में समझ लीजिए कि अगर कार्यालय में जो मुखिया होता है वो प्रेषक होता है। मतलब अगर किसी विभाग की डाक पहले आएगी या जाएगी वो प्रेषक के हाथ में होता है, कार्यालय का प्रेषक होता है ना। तो उस वहाँ पे डाक आएगी, उसके बाद क्या है, जो लेखापाल होता है, लिखने वाला, उस डाक का मतलब उत्तर देने वाला, तो लेटर तैयार किए जाएंगे उस चीज़ की, ठीक है। उस चीज़ के बाद क्या होते हैं, अपने अधिकारी की समक्ष लाया जाता है उस लेटर को, उसकी एक नोटशीट लिखी जाती है, उनको बताया जाता है उस चीज़ के बारे में। अगर वो कुछ उसमें कार्यवाही करना चाहते हैं तो साइन करके उस फाइल को आगे बढ़ा दिया जाता है, और उससे संबंधित पत्र से संबंधित जो भी मतलब पत्र जारी किया गया है कि आप उनको ज्ञापन के लिए भेजना है, तो उसको कार्यालय प्रेषक के पास उस पत्र को भेज दिया जाता है। तो कार्यालय प्रेषक जो होता है वो जावक डाक में रजिस्टर करके डाक के माध्यम से वहाँ पर पत्र भेज देता है। तो एक छोटा सा मैंने आपको तरीका बताया कि कार्यालय में काम किस प्रकार से चलता है। लेकिन बड़े बड़े कार्यालयों में, जैसे कोर्ट वगैरह में, बड़े बड़े कार्यालयों में स्तर थोड़ा सा लंबा होता है ना, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है अभी पढ़ने की। तो अभी छोटे से आप समझ लीजिए कि ऐसे जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे समझा जाए, है ना। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सचिव किसका विश्वास पात्र होता है? तो ध्यान रखना, किसका विश्वास पात्र होता है? नियोक्ताओं का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा एवं सचिवालय के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? तो महासचिव कहते हैं। ये ध्यान रखना, प्रश्न आ चुका है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, महासचिव का प्रमुख कार्य कौन सा होता है? तो देखिए उपरोक्त सभी होता है, संसद की कार्यवाही का संचालन करना भी होता है, संसद की बैठक आयोजित करना भी होता है, और संसदीय समितियों का गठन करना भी होता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा और विधान परिषद में विधानसभा सचिव जिम्मेदार होते हैं, तो वो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? मुख्यमंत्री के प्रति, मंत्रियों के प्रति, या मुख्य सचिव के प्रति, या सदन की कार्यवाहियों के प्रति? तो देखिए सचिव को किसी से भी मतलब नहीं होता, क्योंकि उसके सदन की कार्यवाहियों के प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है या जिम्मेदार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजदूतावास के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, राजदूतावास के प्रमुख अधिकारी को राजदूत कहते हैं ना। जैसे अदर जो देश हैं वहाँ पे हमारे राजदूत बैठे हुए हैं ना, तो उनको बोलते हैं, राजदूतावास के प्रमुख अधिकारी को राजदूत बोलते हैं ना। अगला प्रश्न है, निकायों में सभी प्रकार के कार्यों के संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? मुख्य अधिकारी जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, सभी सचिवों के लिए अपने कार्य में सहायता के लिए एक विशेष प्रकार का पद बनाया गया है, उस पद को क्या कहते हैं? निजी सचिव भी कहते हैं, निजी सहायक भी कहते हैं, और वैयक्तिक पद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में कौन सा प्रमुख विभाग होता है? तो देखिए दिए गए सभी हैं, उत्पादन, प्रशासनिक एवं लेखा विभाग भी है, क्रय एवं विक्रय विभाग भी आता है। अगला प्रश्न है, इन कार्यालयों में विशेष शिक्षा जरूरत होती है, तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो हॉस्पिटल और अदालत की, है ना। कार्यालय में प्रयोग होने वाली मशीनों के कारण होती है, क्या होती है? तो श्रम एवं समय की बचत होती है, कार्य की उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, कार्यालय के ऊपरी खर्चों में कमी भी आती है। अगला प्रश्न है, कार्यालय मशीनों का एक दोष है, तो वो है अधिक पूंजी व्यय। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मशीनों को किराए पर लेने का क्या नुकसान होता है? तो देखो अधिक किराया देना पड़ता है, यही नुकसान होता है, मेन नुकसान यही है। टाइपराइटर के प्रयोग से लाभ प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है लाभ? तो देखिए हस्तलेखन की अपेक्षा दुगनी गति से कार्य करते हैं, शीघ्रता एवं सुंदरता के साथ कार्य होता है, पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर का उद्देश्य है,
तो देखिए शीघ्रता भी है, शुद्धता भी है और स्वच्छता भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन पेपरों की सहायता से एक साथ कितनी प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं? तो 8 से 10 प्रतियां प्राप्त की जा सकती है कार्बन पेपरों की सहायता से। अब कैसे प्राप्त की जा सकती हैं? देखिए एक पेपर के नीचे आप कार्बन पेपर लगा दीजिए, ठीक है, उसके बाद पेपर लगा दीजिए, फिर कार्बन पेपर लगा दीजिए। तो आपको जैसे आप हैंड राइटिंग से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो अधिकतम 8 से 10 प्रतियां आप बना सकते हैं ना। अगला प्रश्न है पोर्टेबल टाइपराइटर का प्रचलन कौन से सन में हुआ था? तो ध्यान रखना इस वाली डेट को आप याद कर लेना, 1931 में। डिक्टोफोन की मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो कार्य करती है फोनोग्राम पर, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा पंचिंग मशीन काम आती है, किस काम आती है? पत्रों या कागजों को जोड़ने के लिए पंचिंग मशीन काम आती है। मेलिंग मशीन कौन सी होती है? तो पत्र खोलने वाली मशीन मेलिंग मशीन होती है। पत्र मोड़ने वाली मशीन, टिकट लगाने वाली मशीन को क्या बोलते? सभी मेलिंग मशीन के माध्यम से ही होता है। संगठन की दृष्टि से डाक व्यवस्था को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 2, ठीक है, 2 प्रकार की डाक होती है। संगठन की दृष्टि से डाक की श्रेणियां कौन सी हैं? केंद्रीय डाक व्यवस्था, विभागीय डाक व्यवस्था या विकेंद्रीय डाक व्यवस्था, 2 प्रकार की होती है ना। अगला प्रश्न है आवक डाक होती है, मैंने अभी बताया था आवक डाक कौन सी होती है? कार्यालय में बाहर से आने वाली डाक आवक होती है और कार्यालय से बाहर जाने वाली डाक क्या होती है? जावक डाक होती है ना। अगला प्रश्न है एक विभाग से दूसरे विभाग में डाक किस माध्यम से भेजी जाएगी? तो वो भेजी जाएगी आपकी किसके माध्यम से? संदेश वाहक के माध्यम से या डाक द्वारा, ठीक है ना। चपरासी द्वारा नहीं भेजी जाएगी, है ना, एक विभाग से दूसरे विभाग में, क्योंकि उसकी कोई पावती नहीं होती। फिर डाक द्वारा भेजोगे तो आपके पास पावती होगी और संदेश वाहक द्वारा भेजोगे तो भी आपकी पावती होगी। अगला प्रश्न डाक में कौन से प्रकार के पत्र होते हैं? तो देखिए निजी भी होता है, गोपनीय और व्यक्तिगत भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पता लिखने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो पता लिखी मशीन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। VPP का पूरा नाम क्या है? तो वैल्यू पेबल पार्ट होता है। ऑप्शन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आया है, 2021 में आया हुआ है ना। VPP का पूरा नाम है वैल्यू पेबल पार्ट। पिन कोड में कितने डिजिट होते हैं बताइए? जो पिन कोड होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? 6। जैसे कि मेरा यहाँ का 471108 है, तो 6 डिजिट होती हैं। आपके यहाँ का पिन का जो कोड होगा वो भी आपका अलग होगा। बैंकों में जमा धन पर क्या मिलता है? तो आपको ब्याज मिलता है, ऋण नहीं मिलता है ना। क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। किसी भी व्यक्तिगत पत्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो वो है 2 व्यक्तियों में आपसी संपर्क स्थापित करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न व्यक्तिगत पत्र व्यवहार किनके बीच किया जाता है? तो 2 व्यक्तियों के बीच, दोस्तों के बीच और परिवार के सदस्यों के बीच भी किया जाता है। अगला प्रश्न है निजी या व्यक्तिगत पत्रों को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आपको एग्जाम में मिलेगा ही, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, ये हमेशा आता है एग्जाम में, तो आप इसको कर लें। निजी या व्यक्तिगत पत्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनौपचारिक, मतलब उनका कोई औचित्य नहीं है, वो अनौपचारिक ही है। कि मतलब आप दोस्त को भेज दिए, फैमिली को भेज दिए, तो वो कोई उसका उपचार नहीं, मतलब कोई मतलब ऐसा कोई थॉट नहीं है कि कोई मतलब ज़रूरत है आप उस पत्र की कि मतलब उसका जवाब देना है। तो ये अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं ना। औपचारिक होते हैं सरकारी, इसकी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ वगैरह होती हैं, वो होते हैं औपचारिक, है ना। अगला प्रश्न कौन से पत्र पारिवारिक पत्र कहलाते हैं? परिवार के सदस्यों के बीच भेजने वाले को क्या है? पारिवारिक पत्र कहलाते हैं। सामाजिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक पत्रों के अंतर्गत क्या आता है? तो वो आता है आपके पास शुभकामना पत्र आता है, परिचय पत्र आता है, निमंत्रण या शोक पत्र, ये दिए गए सभी। कार्यालय से जो पत्र बाहर भेजे जाते हैं उनकी एक प्रति कार्यालय में रख ली जाती है। मैंने कहा था पावती, उसे क्या कहा जाता है ना। तो उसे पावती को बोलते हैं कार्यालय पत्र। अगला प्रश्न है कार्यालय प्रति क्यों रखी जाती है? प्रूफ के तौर पर, है ना। तो देखिए भविष्य के संदर्भ के लिए, रिकॉर्ड के लिए, कानूनी कार्रवाई होने पर प्रमाण के रूप में, है ना, बाह्य पत्राचार किया जाता है। तो देखो अन्य संस्थाओं से भी, राजकीय से या बाह्य पक्षों से भी किया जाता है। यह आवेदन पत्र का प्रकार है। तो क्या है? बिजली कनेक्शन भी है, आवेदन नौकरी है और अवकाश भी क्या है कि आवेदन पत्र के प्रकार है। सामाजिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कार्यालय से छुट्टी लेने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो अवकाश के लिए एक पत्र लिखा जाता है ना। आशुलिपि एक प्रकार की क्या है?
आशुलिपि एक प्रकार की क्या है, संकेत लिपि है ना। आशुलिपि को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तो वर्णमाला और ज्यामितीय रूप का प्रयोग किया जाता है ना। अगला प्रश्न है, ऑफिसर ऑफ फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए, ऑफिसर ऑफ फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 120 से 140 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए आपकी। दोस्तों जो हमारे प्रश्न हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं और ये मैं पहले भी आपके पास करवा चुका हूँ प्रश्नों को। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और हम आज ही दूसरे लेक्चर को भी कंप्लीट कर लेते हैं।